हेलो फ्रेंड्स। सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप लोगों के अभी तक जो डाउट्स आए हैं उनमें से मैक्सिमम हम लोग वीडियोस के माध्यम से सॉल्व कर चुके। जो बचे हुए डाउट्स हैं उनकी भी एक बार क्विकली बात कर लेते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स के डाउट हैं प्लीज़ अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर लीजिए और कोई कन्फ्यूज़न दिमाग में मत रखिए। एग्जाम में शांति से अपना पेपर करके आइए और कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे नंबर से आप सेलेक्ट हो पाएँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने पूछा कि आवासीय सोसाइटी के लिए जब हम लोग लैंड अलॉट करते हैं तो उस केस में नगरपालिका कितने प्रतिशत फ्लैट ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित करवाती है। तो वो नोट्स में बाय मिस्टेक 21% छपा हुआ है, 21 नहीं 20% है। तो 20% आवास हम लोग आरक्षित करते हैं। वो लाइन इस तरह से लिखी हुई है कि न्यूनतम 21, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है 20% से अधिक। तो इसको आप 20% माने, 20% होगा तो वो आपका ठीक आंसर माना जाएगा। इसके अलावा एक और सवाल किसी बच्चे ने पूछा है कि रूल नंबर 14 में खुली निविदा की राशि क्या होती है, 5,000, इससे अधिक, या 10,000 या इससे अधिक। 10,000 से ऊपर खुली निविदाएं होती हैं तो 10,000 की राशि फिक्स कर लीजिए। 1,000 रुपये तक लिमिटेड टेंडर, 1,000 रुपये तक जो है वो एकल निविदा चल सकती है, सिंगल टेंडर होता है। फिर उसके बाद में 1,000 से 10,000 तक लिमिटेड टेंडर होता है। 10,000 से ऊपर होने पे फिर वो ओपन टेंडर की कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा एक किसी बच्चे ने पूछा है कि नियम संख्या 11 में जो सामग्री क्रय अनुबंध अधिनियम का 11 संख्या रूल है उसके अंदर 20,000 से लेके 1 लाख रुपए की राशि लिखी हुई है, या फिर 20,000 से 10 लाख है, कौन सा सही है। तो मैं इस पे डिस्कस कर चुका था एक बार कि ये पहले 1 लाख हुआ करता था, अभी 20,000 से 10 लाख है। तो 20,000 से 10 लाख को याद रखिए। उसके बाद एक और किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि कोई वकील नगरपालिका के खिलाफ या नगरपालिका की तरफ से मुकदमा लड़ रहा है तो क्या वो योग्य होगा या नहीं। जी, वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। एक किसी बच्चे ने पूछा है कि अगर किसी आदमी ने 2 साल से टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो क्या उसे सिर्फ कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, वो अयोग्य भी होगा। धारा 24 साफ साफ कहती है कि जिस व्यक्ति ने 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए भुगतान नहीं कर रहा और कार्रवाई शुरू हो गई तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जाएगा, वो नगरपालिका के चुनाव में अयोग्य होगा। एक किसी बच्चे ने सवाल पूछा है कि अगर किसी के ऊपर नगरपालिका की संपत्ति के हेराफेरी का, गबन का दोष आरोप लगा हो और मुकदमा चल रहा हो तो क्या वो अयोग्य होगा। देखिए ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति आरोप लगने से आरोपी बनता है और आरोपी अयोग्य नहीं होते, दोषी अयोग्य होते हैं। तो आरोप लगना एक बात है, आरोप सिद्ध हो जाना दूसरी बात है। तो आरोप सिद्ध होने पे वो व्यक्ति अयोग्य होगा। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जब तक वो सिर्फ आरोपी है, दोषी करार नहीं दिया गया, तब तक वो अयोग्य नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे जितने भी एमपीज, एमएलएज, ये सारे लोग हैं, इन पे 20-20, 30-30, 40-40 मुकदमे हैं, फिर भी चुनाव क्यों लड़ पाते हैं? क्योंकि मुकदमा आरोप है, वो मुकदमा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कोर्ट का जजमेंट नहीं आया और कोर्ट ने उनको कोर्ट ने उनको दोषी घोषित नहीं किया। तो हमारे भारत में एक रूल है लॉ में जिसको हम लोग बोलते हैं कि एवरीवन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो हर व्यक्ति तब तक बिल्कुल दोष मुक्त है जब तक कि उसके ऊपर दोष साबित नहीं हो जाए। एक किसी बच्चे ने पूछा है कि SC ST की सीटों का आरक्षण क्या है। तो देखिए SC ST की सीटों का आरक्षण बड़ा सिंपल है। SC ST की सीटों का आरक्षण हमेशा जनसंख्या के अनुपात में होता है। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 20%, 30%, 40%, उतना अनुपात निकालेंगे, वही उनका रेशियो कहलाएगा। और इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि ओबीसी का अनुपात निकालना हो तो ओबीसी के लिए पहले टोटल सीटों का 50% करेंगे, 50% में से SC ST को दी गई सीटें घटाएंगे, जो बैलेंस बचेगा वो ओबीसी को मिलेगा। इसके अलावा और अगर डाउट्स देखें तो देखिए मेजर डाउट तो यही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी सदस्य मीटिंग्स में 3 मीटिंग्स में गायब रहता है तो क्या उसको हटा सकते हैं? क्या नहीं हटा सकते। 3 मीटिंग में गायब रहने का नियम नहीं है, 3 लगातार मीटिंग में गायब रहने का नियम है। तो जो व्यक्ति 3 लगातार मीटिंग्स में गायब रहेगा तभी अयोग्य होगा। साल में मान लो 6 मीटिंग हुई, 6 में से पहली 2 में आ गया, फिर आ गया 2 में, पहली 2 में गायब रहा, फिर एक मीटिंग में आ गया, फिर अगली मीटिंग में एब्सेंट हो गया, तो ये लगातार नहीं है, ये अयोग्यता का कारण नहीं बनेगा, लगातार होना चाहिए। और याद रखिएगा जो लगातार मीटिंग में गायब रहना है वो भी सामान्य सभाएं होनी चाहिए, जनरल मीटिंग्स होनी चाहिए। विशेष सभा और ये सब इसमें काउंट नहीं होती हैं। हमने बड़े माइनर क्वेश्चंस इस पे बनाए हुए हैं, तो वो आपने किए होंगे, आपको ध्यान होगा, नहीं तो आप अभी सुन लीजिए, बात काफ़ी है आपके लिए। एक अभी किसी बच्चे का सवाल है कि 2023 में जो नया अमेंडमेंट हुआ है वो क्या है और उसका प्रभाव क्या है। 2023 का नया अमेंडमेंट भी जो अभी लेटेस्ट हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। 2023 का अमेंडमेंट हमें ये कहता है
कि पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद में हमें डाउट है कि वो व्यक्ति अयोग्य है या हमें उसको लेके कोई शिकायत है और हम चाहते हैं कि वो अपनी सीट से हट जाए। तो जो व्यक्ति सदस्य का चुनाव जीत के आया, हम उसको सीट से हटाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका होता था, हमें उसके खिलाफ चुनाव याचिका, निर्वाचन याचिका या इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ती थी और इलेक्शन पिटीशन के बाद ही उसे हटाया जा सकता था। इलेक्शन पिटीशन जब हम लोग फाइल करते थे तो इलेक्शन पिटीशन फाइल करने के लिए 1 महीने का समय होता है। एक बार चुनाव से 1 महीने का समय निकल गया तो फिर तो निर्वाचन याचिका दाखिल ही नहीं की जा सकती। तो उन लोगों को रिमूव करना, हटाना कठिन काम हो जाता था और मुश्किल काम होने की वजह से, और बाद में अगर सरकार हटाती है तो उनकी लंबी इंक्वायरी होती थी, वो इंक्वायरियां कंप्लीट होने में समय लग जाता है। तो यहाँ पे सरकार ने अमेंडमेंट करके ये प्रावधान जोड़ लिया कि अब उनको निर्वाचन याचिका के बिना भी सरकार के द्वारा हटाया जा सकेगा। इसका मतलब है वो जो 1 महीने का टाइम है उसका कोई महत्व अब नहीं रह गया, सरकार बाद में भी उनको हटा सकती है। तो जो मेजर मेजर डाउट्स हैं वो सारे के सारे कवर हो गए। मैं कोशिश करूंगा अगर संभव हो पाया तो कि कल की तारीख में आपके लिए 40, 50, 60 इस तरह के क्वेश्चंस छांट के लाए जाएं, जिनमें से हम उम्मीद करें कि ज़्यादा भी नहीं तो आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, या आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाए। अगर मैं उनको क्वेश्चन की फॉर्म में लाऊंगा तो समय बर्बाद होगा, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको वन लाइनर के रूप में लाएं और टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जैसे जैसे पॉसिबल होगा आपसे शेयर करें। जाते समय आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है, जाते समय एक बार रिवीजन के लिए उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर मैं वीडियो बना पाया इस मुद्दे पे तो कल के दिन उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, शाम तक, रात तक, और उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज़ वो जो अगर आपके तक नोट्स पहुँच जाएँ तो उनको ज़रूर ज़रूर से देखिएगा और अपने साथियों तक भी शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मैं मिलता हूँ आपसे एक और सेशन में। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, छोटे मोटे जेन्युइन डाउट्स हैं जो आपको रियली परेशान कर रहे हैं, तो उन डाउट्स को आप इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में डाल दीजिए। अगले वीडियो के अंदर जब हम लास्ट वीडियो कल इसका रिवीजन के लिए बनाएंगे तो उस वीडियो में हम लोग उन सारे डाउट्स पे बात कर लेंगे। धन्यवाद।